Hello, dear champions. Are you planning to appear in the IPM exam in the upcoming season and wondering that what should be your plan, what should be the roadmap to success, what should be the perfect strategy to score the maximum possible marks? Then here I am. My name is Tapesh Saxena. I have been a topper in many exams, and with that experience, with that authority, I am going to discuss the entire plan with all of you. इस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं. द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस, राइट. तो आपको बना के रखना है अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर के पैशन को, और जो प्लान मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है, राइट. हम मंथ वाइज प्लान देखने वाले हैं, हम डे वाइज प्लान देखने वाले हैं, हम वीक वाइज प्लान देखने वाले हैं. पूरे साल भर के प्लान को हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए रखा है, ठीक है. तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एग्जाम की अवेयरनेस कैसी है. हमें एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे तरीके से. उसके बाद एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो जैसे जैसे हम स्टडी प्लान डिस्कस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा पूरा सिलेबस भी समझ में आता जाएगा. और उसके बाद हमारे स्ट्रैटेजी के पॉइंटर्स क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को बाकी बच्चों से आगे लेकर जाना है, तो वो हम समझेंगे. और उसके बाद हमारे लिए रेलिवेंट स्टडी मटेरियल, रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट सोर्सेस क्या होंगे. बच्चों का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, सर बुक्स बता दो, मटेरियल बता दो, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो वो भी सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले अपनी एग्जाम की जो अवेयरनेस है उसको बहुत अच्छा कर लीजिए. अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसको हम आईपीएम भी कहते हैं, जो कि बीबीए प्लस एमबीए आपको प्रोवाइड करते हैं आईआईएम्स इस प्रोग्राम के अंदर, तो अगर आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम, या हम ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा हाई एंड एग्जाम, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम जो होता है वो होता है आईपी मैट इंदौर का पेपर, राइट. आईपी मैट इंदौर में ऑब्वियसली आपको नाम से समझ में आ ही रहा है कि आईआईएम इंदौर तो इन्वॉल्व है ही. अभी रिसेंटली इसमें आईआईएम अमृतसर भी इन्वॉल्व हुआ है. आगे चल के शायद और भी आईआईएम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. सिमिलरली फिर हमारे पास जिपमैट का एग्जाम होता है, आईपी मैट रोहतक का एग्जाम होता है, और काफी सारे आईआईएम्स जो हैं वो अब इनसे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहली बात कि अगर हम आईपी मैट इंदौर का सिलेबस देखें या पैटर्न देखें पेपर का, तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट होती है. हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स ही मिलते हैं. 3 सेक्शन होते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का पहला सेक्शन, जो कि ऐसे होता है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप होता है. इसमें आपको आंसर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आंसर आपको कैलकुलेट करके फिर टाइप करके बताना पड़ता है. उसके बाद एमसीक्यूज, इसमें कोई स्टेप नहीं लिखना है, बस फाइनल आंसर एक नंबर के फॉर्म में आएगा, वो नंबर ही आपको एंटर करना है. स्टेप्स वगैरह यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. एमसीक्यूज में भी ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आंसर ऑप्शंस होंगे. अगेन स्टेप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ राइट आंसर को मार्क करना आना चाहिए. और उसके बाद वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश वाला पार्ट होता है, राइट. फर्स्ट सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड में 30, थर्ड में 45. हर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर के लिए हमें +4 मार्क्स मिलते हैं. शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बाकी सभी में नेगेटिव मार्किंग भी है. हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क, मतलब 1 मार्क की पेनल्टी भी लग जाएगी, राइट. 40 मिनट्स का टाइम हर सेक्शन के लिए मिलता है, और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं. हर सेक्शन में हमें कट ऑफ को अलग अलग क्लियर करना पड़ता है. मैक्सिमम बच्चे जो आईपीएम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनका टारगेट तो यही होता है, ड्रीम इंस्टीट्यूट तो यही होता है आईआईएम इंदौर, राइट, एज ऑफ नाउ. लेकिन अब डेफिनेटली ये हमारा अकेला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो उतने ही रहेंगे. तो ऑब्वियसली चाहे 30, 40, 50 हजार बच्चे पार्टिसिपेट करें, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड हैं. तो कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे. तो हमें एक बैकअप भी अपने पास तैयार रखना होता है, और उस केस में हमारे पास ये 2 अच्छे ऑप्शंस होते हैं. जिपमैट का एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, एलआरडीआई मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक सेक्शन होता है, और वीआरसी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये पूरा इंग्लिश का सेक्शन होता है, ठीक है. इसका पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 33, 33, 34 क्वेश्चंस हैं रिस्पेक्टिवली. मार्किंग स्कीम सेम है, +4 -1.
मार्किंग स्कीम यहाँ पर भी सेम है, +4 - 1, राइट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अलग अलग हैं, 40 40 40, एंड देन यू कैन सी कि सेक्शंस तो सेम ही है। ठीक, इसका मतलब अगर आपने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप तीनों एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट दे दे के तीनों एग्जाम्स के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, राइट। एक अंतर जो सबसे बड़ा है वो ये कि इन दोनों एग्जाम्स में सेक्शनल टाइम लिमिट्स नहीं है, आपको टोटल टाइम मिलता है यहाँ पर 150 मिनट, राइट, और मेरे ख्याल से शायद इधर भी 150 मिनट ही है, तो ये आपको टोटल टाइम मिलता है। और इसमें आपको हर सेक्शन में अलग अलग टाइम नहीं है, मतलब टोटल टाइम है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। एंड इन दी एंड इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं है, सिर्फ ओवरऑल स्कोर ही मैटर करता है। किस सेक्शन में आपने अच्छा किया, किस में बुरा किया, ये मैटर नहीं करेगा। इन दी एंड आपका पूरा ओवरऑल स्कोर ही मैटर करेगा। तो इन केस अगर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है तो मैं इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोच सकता हूँ, मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैथ्स में सोच सकता हूँ, एंड आई कैन डेफिनेटली मूव इन दैट वे। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैथ्स में हमारे पास लगभग 10th क्लास तक का तो पूरा मैथ्स होता है। ठीक है, 10th क्लास तक हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो तो पूरे के पूरे टॉपिक्स हमें पढ़ना ही है प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास तक हमने जितना भी पढ़ा है, अरिथमेटिक, नंबर्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का छोटा मोटा पार्ट, काउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वो सब कुछ यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ में क्लास 11th के सिलेबस में से अगर हम देखें तो जो हमारा सेट्स वाला चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्लास 11th में ही देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11 के लेवल का, जहाँ पर हम थोड़े हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लास 11th के कुछ फॉर्मूले, कुछ पार्ट यहाँ पर एग्जाम्स में आ सकता है, या हमें पता होना चाहिए, उससे हमारी स्पीड बढ़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट। फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन पूरा देखना होगा, प्रोबेबिलिटी भी हमें क्लास 11th के लेवल तक पूरी समझनी होती है, और क्लास 12th के सिलेबस में से हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ना होता है। तो ये हमारा कुल मिला के मैथ्स का सिलेबस होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो इंग्लिश, इंग्लिश में क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को जितनी इंग्लिश आनी चाहिए उतनी पूरी इंग्लिश चेक होती है, जिसमें वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड काफी अच्छा रहता है। इफ यू आर एन एविड रीडर, इफ यू आर लाइक अ क्यूरियस पर्सन अबाउट लैंग्वेज, तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो बहुत स्कोरिंग एरिया हो सकता है। लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लगातार हमें नॉवेल्स, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश में तो हम डेफिनेटली इंश्योर कर सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक, इसमें वोकैबुलरी की टेस्टिंग होती है, इसमें ग्रामर की टेस्टिंग होती है, और इसमें आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, मतलब जब आप कोई पैराग्राफ, न्यूज आर्टिकल, ऐसे इस टाइप की कोई भी चीज पढ़ते हो जिसकी लेंथ 500 वर्ड से 2000 वर्ड तक हो सकती है, तो आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप ऑथर के दिमाग को कितना अच्छा समझ पाते हो, वो सब कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कहलाते हैं। तो उसके ऊपर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं, पैरा जंबल होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमसे इंग्लिश में पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है ये बेसिकली हमारे सिलेबस में तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से नोट्स के बारे में हम जनरल अवेयरनेस में बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास जो तीसरी चीज है सिलेबस के हिसाब से वो रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में पूरा एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है, जिसके टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पूरा लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, अगेन टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू, और पूरा क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ में हमें लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन या क्वांट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन वो भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्वांट बेस्ड रीजनिंग भी पढ़ना होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पेपर का अच्छा खासा होता है। तो हम जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, कैट जेट वगैरह, उस लेवल की रीजनिंग एलआरडीआई सेट्स को भी हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एग्जाम का पार्ट तो नहीं है, राइट, लेकिन हमें इसमें थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो इसके भी हमें नोट्स बनाने चाहिए,
एटलीस्ट हमारी करंट अफेयर्स की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हमें इंटरव्यू में भी अपियर करना होगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली ये जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है, एक जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, राइट, ये हमारे बहुत काम में आने वाला है। और आगे चल के जब आप एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, तो उसमें भी इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे एनवायरनमेंट की अवेयरनेस हमारे पास हमेशा होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब आप नोट्स बनाओगे, जब मैं ये बोलूंगा कि हाउ टू मेक नोट्स, तो उसमें तीन चीजों को इंक्लूड करना, एक मैथ्स ले लेना, एक इंग्लिश ले लेना, और एक जनरल अवेयरनेस ले लेना, ठीक है। करना क्या है, मैथ्स में आप जब नोट्स बनाते हो तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उसको नोट्स में लिखो। कोई भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ सकती है तो उन कॉन्सेप्ट्स को लिखो। इन केस अगर कोई पॉपुलर ट्रिक है, कोई टेक्निक है फॉर्मूला बेस्ड या नॉन फॉर्मूला बेस्ड, तो उसको लिखो, राइट। ये सारी चीजें आपके मैथ्स के नोट्स में जानी चाहिए, ठीक। इसमें एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जितने भी स्पीड कैलकुलेशन टेक्निक्स होते हैं वो भी हमारे नोट्स में होना चाहिए। और फिर टॉपिक वाइज जो जो भी हम पढ़ते जाएंगे उसके फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, ये सब हमारे मैथ्स के नोटबुक में लगातार जाना चाहिए। इन दी एंड जब आप अपनी प्रिपरेशन खत्म कर लोगे तो कम से कम 200 पेज के नोट्स आपके मैथ्स के बन जाएंगे। इतना सिलेबस हमारे पास है, इतना कंटेंट हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके नोट्स में आपको वोकैबुलरी तो लिखना ही है, राइट। आप जितनी भी वोकैबुलरी लर्न करोगे, एवरीडे 20 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, जो भी आप लर्न करोगे वो आपको लिखना है। वोकैबुलरी के साथ साथ फिर आपको ग्रामर पर भी जाना है। ग्रामर के सारे रूल्स, ग्रामर के जितने भी टेक्निक्स होते हैं एरर्स आइडेंटिफाई करने के, सेंटेंस को अरेंज करने के, या फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होता है, नरेशन होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसके जितने भी रूल्स, जितनी भी चीजें हैं ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th तक, वो सब यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ज्यादा नहीं, आप दिन में अगर 15 मिनट्स भी देंगे तो काफी हो जाएगा। किसी भी न्यूज़पेपर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी न्यूज होते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे सिग्निफिकेंट होती है, वो आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो प्लान है उसमें मंथ नंबर 1 में क्या होगा, ठीक है। आज अगर आपने डिसाइड किया और कल से आप अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो कल से लेके अगले 30 डेज तक आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैथ्स में अरिथमेटिक से स्टार्ट करके इसको 1 महीने के अंदर अंदर फिनिश करना है। अरिथमेटिक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से फिनिश हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कम से कम हर 2-2 दिन में एक एक टॉपिक फिनिश करना पड़ेगा। अरिथमेटिक की शुरुआत आप रेशियो प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आप एवरेज पढ़ सकते हैं, एवरेज के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद फिर आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज आपने पढ़ लिया है तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक जो है वो टच कर सकते हैं, इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टाइम एंड वर्क होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ही बोट, स्ट्रीम, एस्केलेटर, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कुल मिला के आपका अरिथमेटिक होता है। इसमें एजेस वाले क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। इसमें कई कई सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जब आप अरिथमेटिक का अच्छा मटेरियल फॉलो करोगे, एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक। यहीं पर हम थोड़ा सा क्लॉक भी पढ़ सकते हैं जो कि रीजनिंग में पूछा जाता है, रीजनिंग में काम आता है। एंड देन इंग्लिश में आपको मंथ नंबर 1 में वोकैबुलरी कवर करना है। आपका टारगेट जो है वो डेली के डेली 1 घंटे वोकैबुलरी पढ़ना है। वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ना है वो बुक भी मैं बता दूंगा, सोर्स भी मैं बता दूंगा। वैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको डेली के डेली 20 वर्ड्स तो बड़ी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। 20 वर्ड्स लेना है, उनके मीनिंग लिखना है। अगर उनके ऊपर एक एक सेंटेंस अपने मन से बना सकते हो तो वो और अच्छा हो जाएगा, आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। और ये आपका मिनिमम टारगेट है, विच मीन्स कि अगर 1 घंटे में इससे ज्यादा कर पा रहे हो तो ज्यादा भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रीजनिंग में हमें टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ना है।
पूरे एक महीने में मैं सिर्फ आपको 4 टॉपिक का टारगेट दे रहा हूँ। अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट, जिसमें हमें अल्फाबेट की या नंबर की एक स्ट्रिंग दी रहती है, उसके लेफ्ट में राइट में क्या आएगा वो सब पूछा होता है, बड़ा आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर सीरीज सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस अगेन, राइट। चारों टॉपिक जो है वो आपको फर्स्ट मंथ में फिनिश कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और जैसे जैसे मंथ में जो जो टॉपिक फिनिश करते जाओगे, उन सभी टॉपिक के आप जो टॉपिक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे आपके पोर्टल पर, वो टॉपिक टेस्ट भी आप सॉल्व करते जाओ। आपको पता चलता जाएगा कि हम इस टॉपिक में कितने कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लो मंथ के एंड में, ठीक है। उसके बाद सेकंड मंथ पे आ जाओ। सेकंड मंथ में अरिथमेटिक के बाद आपको नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स फिनिश करने हैं। नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो टाइप ऑफ नंबर्स आ गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑल दैट। तो नंबर्स को फिनिश का टाइप ऑफ नंबर्स देख लो, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। उसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रिकरिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर सब कुछ आ जाएगा, उनके सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर कॉन्सेप्ट्स आएंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के, फिर फैक्टर मल्टीपल है, फिर हाईएस्ट पावर के कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट्स, बाइनोमियल थ्योरम भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। सो देयर आर मैनी 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 थिंग्स इन दिस एरिया। और अगर आप इंदौर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कवर कर लेना मंथ नंबर 2 में। मंथ नंबर 2 में वोकैबलरी आपका चलता रहेगा, कम से कम 2 महीने तक लगातार वोकैबलरी कीजिए। 2 महीने का मतलब है अगर हम छुट्टी के दिन निकाल दें तो कम से कम 50 दिन, 50 दिन में आप रोज 20-20 वर्ड्स करेंगे तो करीब 1,000 नए वर्ड्स आपके पास आएंगे। और जिसमें से एक ह्यूमन माइंड को अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप शायद 1000 में से 700 to 800 वर्ड्स को याद रख पाएंगे। मेरे ख्याल से उतना काफी होगा टू मेक अ बिगिनिंग। फिर जब आप आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और भी वर्ड्स आपको याद होते जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड मंथ में रीजनिंग में हमें डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म्स और रैंकिंग टेस्ट, ये 4 टॉपिक फिनिश करना चाहिए। साथ ही साथ में इन सारी चीजों के टॉपिक टेस्ट जो है वो हम लगातार सॉल्व करते रहे। टॉपिक टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते जाओगे लेकिन टेस्टिंग नहीं करोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ाई से कुछ मिला भी कि नहीं मिला, हम उस लेवल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे जहां पर हमें पहुंचना है। तो टेस्टिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मंथ नंबर 3 में एल्जेब्रा आएगा। एल्जेब्रा में ऑब्वियसली हमें एक्सप्रेशंस को समझना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, फिर उन एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशंस में कैसे लेकर जाते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन इन सब के ग्राफ्स को ड्रॉ करना सीखना है, रूट का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद एल्जेब्रा में ही हमें सर्ट्स पढ़ना होगा, इंडाइसिस पढ़ना होगा, लॉगरिथम पढ़ना होगा, सेट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें एल्जेब्रा में फिनिश कर लेनी है, ठीक है। काफी बड़ा काफी डीप टॉपिक होता है, इसमें भी आपको एक महीना लग जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस इसमें भी करना है, एकदम 100% कंफर्टेबल हो जाना है। उसके बाद 2 महीने वोकैबलरी करने के बाद अब आप ग्रामर पर आ जाइए। ग्रामर में डेली के डेली आप एक एक टॉपिक को फिनिश करते हुए चल सकते हैं। एक दिन आप नाउन पढ़ लीजिए, फिर प्रोनाउन, मतलब पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके खत्म कीजिए। फिर आपके पास टेंसेज आ जाते हैं, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर नरेशन आ जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिर सेंटेंसेस का सिंथेसिस आ जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब आप करते जाइए ग्रामर में। फिर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको करते जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो रीजनिंग में यहाँ पर आपके पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर, जिसमें खूब सारा मैथ्स भी लगता है। उसके अलावा फिर आप कंपैरिजन और डाइज एंड क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो थर्ड मंथ में डेफिनेटली पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस करो, टॉपिक टेस्ट करते रहो। उसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आ जाएगा मैथ्स में। अगेन वी नो कि ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइंस, एंगल्स, उसके बाद आप देखोगे तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन्स, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाएगा, क्योंकि आप अलजेब्रा पढ़ चुके हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहाँ कवर कर लोगे। और फिर थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ना है। 3D में खासतौर से सॉलिड्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है
क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ट्रापेजियम, वो ट्रापेजियम, ट्रापेजियम तो 2D में आ जाएगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट। फिर आपके जो ट्रंकेटेड कोन्स होते हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद फिर ग्रामर को कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको 12th क्लास तक की सारी ग्रामर फिनिश करने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़िए। 2 मंथ्स में आप ग्रामर पूरा फिनिश कर सकते हैं। टॉपिक टेस्ट जरूर साथ में करते जाइए। उसके बाद मंथ नंबर 4 में रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेटर्स बेस्ड क्वेश्चंस। देन मंथ नंबर 5 में चलें तो हमें मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश करना है। ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th और 11th क्लास तक के लेवल का हम पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। 11th में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन 10th का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उतना हमें पूरा फिनिश करना होगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट करते जाएंगे। फिर इंग्लिश में वोकैबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, तो अब कॉम्प्रिहेंशन पे धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस करोगे तो रीजनिंग का ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इनको साथ में करना। आपको समझ में आना चाहिए कि एजम्पशन क्या होता है। पूरे आर्ग्यूमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फेरेंस, वो सब आपको समझ में आने चाहिए। आर्ग्यूमेंट में फिर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है, या गिवन आर्ग्यूमेंट की हम स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है, या गिवन आर्ग्यूमेंट की हम वीकनिंग कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखने होंगे। और इसके अलावा भी क्रिटिकल रीजनिंग में हमें कुछ और चीजें मिल जाती हैं, जैसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। पैराडॉक्स रिजॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यू कैन डेफिनेटली डू इट इन पैरेलल टू पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन साथ में ही करना, मजा तभी आएगा क्योंकि यहाँ जो इधर जो सीखोगे उसका यूज आपको पैरा कंप्लीशन में करना पड़ेगा। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बेटर होते जाएंगे। आरसी पे पहुंचने से पहले आप काफी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैरा कंप्लीशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरा जंबल्स, जिसमें आपको 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब एक पैराग्राफ को उन्होंने उल्टा सीधा करके जंबल करके दे दिया है, और आपको उसका राइट ऑर्डर ढूंढना है। साथ में सीआर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, पैरा जंबल करते रहेंगे। दोनों चीजें अच्छी हो गई तो फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो मैथ्स में अब हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मंथ नंबर 7 में अब हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली हम सब कुछ कर चुके हैं, वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, क्रिटिकल रीजनिंग। तो नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी अ वेरी इजी थिंग फॉर यू। आप बड़े बड़े आर्टिकल्स को, बड़े बड़े पैसेजेस को पढ़ के भी आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, फिगर काउंटिंग, और यहाँ तक आते आते आपको एनालिटिकल रीजनिंग पूरा फिनिश कर देना है। जितने भी और छोटे मोटे टॉपिक बच जाते हैं, बाय द वे एक आध बच भी गया, फिगर कंप्लीट करने वाला एक टॉपिक होता है, राइट, मिरर इमेज, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा के, तो वो सब आप यहाँ पर फिनिश कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें मैथ्स में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक है। आते हैं इसके क्वेश्चंस। इंदौर वाले एग्जाम में हमें क्वेश्चंस दिख जाते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, लगभग एक क्वेश्चन तो हर बार दिखता है, और 2 या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ ले। आसान क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग होता है, तो अगर आपने थोड़ा सा इसको टाइम दे दिया तो आई एम 100% श्योर कि आप इसको भी आसानी से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे मंथ नंबर 8, तो फिर अब आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब यहाँ तक आते आते आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, खासतौर से अरिथमेटिक में, उसको हम डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसे यूज करते हैं वो हमें सीखना होगा। अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होते हैं, उनको रीड करो, स्टडी करो, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। इंग्लिश में अब आपको आरसी की लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप फिनिश कर चुके हैं। साथ में ये याद रखिए कि जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे तो जहां पर भी नए वर्ड्स आते जाएंगे, उनको अपनी वोकैबुलरी की नोटबुक में आप ऐड ऑन करते जाएंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में अब हम लॉजिक बेस्ड डीआई मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के कौन
कॉम्बिनेशन वाले थोड़े से हायर डिफिकल्टी लेवल के सेट्स जो हैं वो अब आप यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और मंथ नंबर 8 के बाद मंथ नंबर 9 में अगेन आपको लॉजिक बेस्ड डीआई कंटिन्यू करते रहना है। बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं, टाइम लगेगा इसको करने में। राइट, इंग्लिश में रिवीजन प्लस सेक्शनल टेस्ट, आपने जो भी वोकैबुलरी ग्रामर के नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, साथ में पूरे पूरे सेक्शन के टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा सेक्शन जो है वो अभी तक फिनिश हो चुका होगा। राइट, सिमिलरली मैथ्स में भी आपका पूरा सेक्शन खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर मैथ्स के भी सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से तो फिर आप तीनों में ही रिवीजन और सेक्शनल टेस्ट पे पहुंच सकते हैं। एक आध महीने रिवीजन अच्छे से कीजिए, सेक्शनल टेस्ट अच्छे से लगाइए, और उसके बाद फिर आप आ जाइए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तीनों सेक्शन में आप करते जाएंगे। मॉक टेस्ट में तो ऑब्वियसली सारी चीजें एक साथ मिल ही जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। रिवीजन आपको तीनों का अलग अलग करते रहना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव दिस प्लान फॉर 11 मंथ्स। और 11 मंथ के बाद फिर आप यही चीज करते रहेंगे लगातार, मॉक टेस्ट, रिवीजन, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बचे हुए हैं तो उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर स्टडी प्लान। स्ट्रैटेजी के पॉइंटर्स, जैसा मैंने बार बार बोला कि टॉपिक टेस्ट लगातार सॉल्व करते रहें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बात में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि सर हम कट ऑफ कितना रख के चले अपने दिमाग में। तो मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम में जितने मार्क्स हैं पूरे के पूरे, अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपके हाथ में अभी 11-12 महीने हैं या 10 महीने हैं, 9 महीने हैं, एनीथिंग मोर देन 6 मंथ्स, तो आपके पास बहुत टाइम है, आपको कट ऑफ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कट ऑफ तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से करीब करीब 30-35% या 40% के आसपास आ जाते हैं टोटल स्कोर के। लेकिन जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाता है ना तो उसका वेटेज बहुत बड़ा होता है, बाद में इंटरव्यू सिर्फ 35% वेटेज होता है और रिटर्न टेस्ट 65%, तो रिटर्न टेस्ट का स्कोर बहुत बड़ा होगा। तो इंटरव्यू अगर इनकेस बिगड़ भी गया ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट इज वाई रिटर्न टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा याद रखना कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को प्लान करेंगे, सिर्फ कट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे। लूजर्स अप्रोच है, बाद में कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं, कॉल भी आ जाता है इंटरव्यू का और बाद में हम रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है यार रिटर्न में और ज्यादा ले आते तो अच्छा रहता, सिलेक्शन हो जाता हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो कि पहले 6 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करो। अगर आप 1 घंटे में 15-20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो तो भी ओके है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो देखो सॉल्यूशन में जाके पूरा एनालिसिस करो, अपनी सारी वीकनेसेस को हटाने की कोशिश लगातार करते रहो। पहले 6 मंथ्स में एक्यूरेसी आपकी 100% के आसपास पहुंच जानी चाहिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि राइट आंसर ही आएगा, रॉन्ग तो आ ही नहीं सकता। इतना अच्छा आपको एक्यूरेसी अपना मेंटेन करना है। उसके बाद फिर जितना भी टाइम बचेगा, 3-4 महीने, 2 महीने जो भी बचेगा, उसमें फिर आप स्पीड के ऊपर लगातार वर्क करते रहेंगे। स्पीड विदाउट एक्यूरेसी किसी काम की नहीं होती। आप 10 क्वेश्चन स्पीड में 10 मिनट में सॉल्व कर दो लेकिन 4 गलत हो गए तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर आना जरूरी है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। देन अगर हम देखेंगे तो बैकअप प्लान्स हमेशा रखेंगे। ठीक है, बैकअप प्लान्स जैसे मैंने बताया 2-3 एग्जाम तो हमारे पास है ही। इन केस अगर हम इन 2-3 एग्जाम्स के अलावा भी कुछ और फॉर्म्स फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे पास बीबीए के लिए या आगे ग्रेजुएशन में जाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कि आपको कितने बैकअप्स अपने पास रखने चाहिए, रहना चाहिए हमेशा, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट होने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और अपने टीचर से, अपने फैकल्टी मेंबर से लगातार गाइडेंस लेते रहेंगे। इन केस अगर आपको गाइडेंस की अभी भी जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, बट स्टिल इन केस अगर कोई चीज मिस हुई है, कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेलिवेंट कंटेंट क्या है, बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैक्सिमम चीजों के लिए बोलूंगा कि एनसीईआरटी के बुक्स यूज कीजिए, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ये पूरा पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है।
क्लास 12th तक के सारे इंग्लिश के बुक, सारे मैथ्स के बुक आपके लिए बहुत काम के हैं। सब में से आप सारी चीजें पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। वहां से आपका कम से कम 50-60% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में वोकैबलरी के लिए खासतौर से आई विल रिकमेंड दिस बुक, नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। मेरे ख्याल से अब तो ये बुक जो है वो पूरे यूनिवर्स में ही यूज हो रही है, तो आप भी इसको यूज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद सुपर गेट्स का जो मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं रैंकर्स स्टडी मटेरियल, जो एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। कोई भी इररेलीवेंट चीज नहीं है, कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं है, एरर फ्री मटेरियल है। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको एकदम करेक्ट दिखाई देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी थ्योरी दी हुई है, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बेस्ट मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री है, इसको आप यूज कीजिए। फिर क्लासरूम सेशंस जरूर अटेंड कीजिए, जिससे कि आपको सारे ट्रिक्स टेक्निक्स सारी चीजें पता चल सके कि एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका बुक में या मटेरियल में हो सकता है, उसमें एक लिमिटेशन है कि हम जितना लिख सकते हैं उतना ही लिख पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोलकर ही बता सकते हैं। सो दैट इज वाई क्लासरूम सेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको अटेंड करना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी आपको सुपर ग्रेड्स प्रोवाइड करता है, राइट, एकदम एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही होते हैं, राइट। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल 10 है तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों का डिफिकल्टी लेवल 8 से 12 की रेंज में मिल जाएगा। मतलब बहुत इजी भी नहीं जाएगा, बहुत टफ भी नहीं जाएगा, 20% कम या 20% ज्यादा, क्योंकि एग्जाम भी तो आगे वाले आने वाले ईयर में थोड़ा इजी या थोड़ा टफ तो आ ही सकता है। तो अभी तक का जो भी एवरेज डिफिकल्टी लेवल है, ऑलमोस्ट उसी की रेंज में आपको ये सारी चीजें डिजाइन की हुई मिलेंगी। और इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और फाइनली आपको ग्रैंड मास्टर बॉक्स भी प्रोवाइड करता है सुपर गेट्स, जो कि हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस का पूरा एक बहुत बड़ा सेट है। करीब मेरे ख्याल से 2-3 हजार क्वेश्चन आपको इसमें और मिल जाते हैं, तो वो सॉल्व करने के बाद फिर आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। तो चलो फिर, मेरे ख्याल से अब आपके आइडियाज सारे क्लियर हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ पता है ना। तो लग जाओ पढ़ाई में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर सेशन। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर तो आप हैं ही, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा आप हमारे पोर्टल पर आ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमें कॉल करके भी आप हमसे सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, अगर आप आईपी मैट 2025 या 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। 100% स्कॉलरशिप अवेल करने की एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास। होने वाला है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, जो कि होगा इसी संडे को, राइट। जो अब नेक्स्ट संडे है, जो आने वाला है, इसी संडे को ये टेस्ट होने वाला है। और इसका टाइमिंग जो है वो 12 PM से 10 PM है, मतलब दोपहर में 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप इस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। और उसी दिन फिर नेक्स्ट इस टेस्ट के बाद, टेस्ट से पहले मेरे ख्याल से संडे से पहले 22 फरवरी 2025 को, मीन सैटरडे के दिन 8 बजे से अनिल सर का एक सेशन होने वाला है, उसमें वो डिस्कस करेंगे योर गेटवे टू आईएम्स आफ्टर 12th। इस सेशन को भी आप डेफिनेटली जरूर अटेंड कीजिए, इसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा यूजफुल, मेरे ख्याल से एक बहुत यूजफुल इंसाइट मिलने वाली है। आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा कि आप अपनी स्टडीज को और आगे आने वाले दिनों को कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आईपीएम के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज भी डिस्कस किए जाएंगे, करियर इनसाइट्स भी दिए जाएंगे, एंड इट विल बी अ लाइव वेबिनार। इस वेबिनार में आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर, मेरे ख्याल से यहाँ पर इस सेशन को हम एंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए, राइट। जम के पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।